हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिब्रिनोलाइटिक्स और एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स। दोनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले जो इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिनोलाइसिस कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में नेचुरली फिब्रिनोलाइसिस होती है, जो आपका क्लॉट फॉर्म हुआ है वो किस तरीके से नेचुरली हमारी बॉडी में टूटता है वो हमने देखा, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्लड की क्लॉटिंग होना जरूरी है। अगर किसी को इंजरी हुई है, सपोज हमारी ब्लड वेसल्स में ही कहीं इंजरी है, तो वहां पे क्लॉट बनना जरूरी है, क्योंकि हीलिंग तभी होगी, है ना। जो वुंड हीलिंग है उसके लिए क्लॉटिंग का होना जरूरी है। लेकिन जब क्लॉट बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है। सपोज यहाँ पे कहीं पे इंजरी हुई तो ठीक है, यहाँ पे क्लॉट बना, ठीक है, लेकिन ये क्लॉट इतना ज्यादा बड़ा बन जाता है, जो थ्रोम्बस है वो इतना ज्यादा आपका एरिया कवर कर लेता है कि जिसकी वजह से ये जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है इस क्लॉट की वजह से। तो हमारी बॉडी में नेचुरली फिब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस होती है। वो क्यों होती है कि जो ये अननेसेसरीली ये जो क्लॉट बना हुआ है ना, इसको नीचे हीलिंग हो रही है, सरफेस पे हीलिंग हो रही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्लॉट बन रहा है ना, एरिया कवर हो रहा है, ये आपका इतना ना बने। ठीक समझ रहे हो ना इस चीज को? क्योंकि अगर थ्रोम्बाई बहुत ज्यादा बढ़ेगा, थ्रोम्बस बहुत ज्यादा बड़ा साइज का हो जाएगा, तो उससे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। और आप जानते हो ना, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती होगी, उस ऑर्गन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो फाइनली वहां पे ना एटीपी बन पाएगा। एटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो फटाफट से उस ऑर्गन्स की जो सेल है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, नेक्रोसिस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली अगर आपने अभी भी इस थ्रोम्बस को हटाया नहीं तो वो क्या हो सकता है, ऑर्गन फेल हो सकता है। समझ रहे हैं फिब्रिनोलाइसिस क्यों जरूरी थी? ठीक है, ये तो हम नेचुरल पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। उसका आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आज हमें मेजरली ड्रग्स पे फोकस करना है कि जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है, यानी कि अगर मान लीजिए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग भी हो रही है, फिब्रिनोलाइसिस भी हो रही है, दोनों के बीच में बैलेंस है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसे हम डिजीज्ड पैथोलॉजिकल सिचुएशन कहते हैं, लाइक इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कोरोनरी आर्टरी में पूरा क्लॉट बन गया था, थ्रोम्बस बन गया था, जिसकी वजह से आपका हार्ट की जो आपकी मसल्स हैं, धीरे धीरे वहां की सेल्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो रही थी। तो वहां पे हम अपनी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड नहीं हो सकते कि फिब्रिनोलाइसिस होगी और ये चीज ठीक हो जाएगा। वहां पे हमें बाहर से मेडिसिन देनी पड़ती हैं जो उस फिब्रिनोलाइसिस को मिमिक करे, जो नेचुरली हमारी बॉडी में होता है उसे और भी ज्यादा प्रमोट करे। तो उसके लिए हमें ड्रग्स की जरूरत है, ऑब्वियसली, है ना। तो पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अच्छा, जिसने भी अगर इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले बेटा वो पार्ट आप देखिए, क्योंकि वहां से आपको पूरा क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाएगा कि फिब्रिनोलाइसिस एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कैसे होती है। यहाँ पे केवल मैं शॉर्ट में लेके चलूंगी, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिब्रिनोलाइसिस यहाँ पे बता रही हूँ जो मेरे को ड्रग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने क्या देखा था, सपोज ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में मैंने बताया कि कहीं पे भी इंजरी हुई तो क्या हुआ, आपका इस तरीके से थ्रोम्बस फॉर्म हुआ। और आप जानते हो ना, थ्रोम्बस में सबसे ऊपर, सबसे बाहर से जब क्लॉटिंग होती है, पूरा थ्रोम्बस बनता है, तो बाहर से किसकी लेयर होती है आपकी? सबसे बाहर से कौन डिपॉजिटेड होता है? फिब्रिन, है ना। फिब्रिन ही तो है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में लास्ट में होता क्या है, जब ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस होती है, चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो, लास्ट पॉइंट पे क्या होता है, आपका फिब्रिन फॉर्म होता है ना। वही फिब्रिन ये है जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है, तो ये हमारा फिब्रिन है। फिब्रिन का काम क्या होता है, इस क्लॉट को, इस थ्रोम्बस को इंटैक्ट रखना। अगर फिब्रिन आपका यहाँ पे है तो ये क्लॉट टूटेगा नहीं, यानी कि फिब्रिनोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो सकती है। नेचुरली कैसे होती है वो तो अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे होती है, लेकिन फिब्रिन जब तक है वो क्लॉट को इंटैक्ट रखने का काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि इस क्लॉट को नेचुरली कैसे हमारी बॉडी में इस क्लॉट का ब्रेकडाउन होता है, जो मैं डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो हमारा ऑर्गन है, कौन है? लीवर, ठीक है। हमारे लीवर से मैंने बताया था एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिनोजन, ठीक है।
ये प्लाज्मिनोजन कैसा है आपका, इनएक्टिव है, जाइमोजन है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिनोजन है ये कहाँ जाता है हमारे, फटाफट से ये इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ सर्कुलेशन में आ चुका है, क्योंकि ये ट्रैवल करता हुआ हमारे कहाँ जाएगा, फिब्रीन के पास जाएगा और इस तरीके से फिब्रीन के सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बताया था मैंने, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि कुछ बहुत जो आपका प्लाज्मिनोजन है कुछ अमाउंट हमारे सर्कुलेशन में भी रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये हमारे सर्कुलेशन में है, तो इसकी लोकेशन समझ में आ गई। और इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी आपको कि प्लाज्मिनोजन हमारी सेल्स के सरफेस में भी आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, वहां पे ये क्या करता है वो मैंने आपको बताया था, मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर में इसका क्या रोल है, फर्स्ट पार्ट में हम डिटेल में देख चुके हैं। तो हुआ क्या, लीवर ने प्लाज्मिनोजन बनाया जो कि इनएक्टिव है, जाइमोजन है। ये क्या करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, सर्कुलेशन से ये हमारे कहा जाता है जहां पे भी हमारा क्लॉट बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है, उसके सरफेस में जो फिब्रिन डिपॉजिटेड है उसके सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी का कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन में है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये प्लाज्मिनोजन है ये फिब्रिन से, पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ आपको, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ है। सपोज ये आपका क्या है, ठीक है, ये हमारा फिब्रिन है, ठीक है, ये क्या है आपका फिब्रिन है। और इसको फिब्रिन ना लिख के, क्योंकि मुझे इसी में बाइंडिंग दिखानी है ना, तो ये मेरा मान लीजिए प्लाज्मिनोजन है। मैं बोल रही हूं कि प्लाज्मिनोजन गया और फिब्रिन से बाइंड हुआ ना, तो मैं बता दूं आपको बाइंडिंग कैसे होती है। जो प्लाज्मिनोजन का स्ट्रक्चर, अगर इसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो प्लाज्मिनोजन के स्ट्रक्चर में इसका जो प्लाज्मिनोजन क्या है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन है ना, प्रोटीन है बेसिकली, जिसमें आपकी शुगर मॉइटी प्रेजेंट है। मैंने बताया था 2 टाइप के, टाइप 1 टाइप 2 पूरा देख चुके हैं हम, ठीक है। तो अगर ये हमारा प्रोटीन है तो बताइए इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा मेजर, अमीनो एसिड होंगे ना। तो होता क्या है, और अमीनो एसिड के आपको पता है 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक अमाइनो एंड होता है, एक क्या होता है आपका कार्बोक्सी एंड होता है, ठीक है। तो होता क्या है, प्लाज्मिनोजन के स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एंड होता है, यानी कि जहां पे NH2 ग्रुप है, ठीक है, वहां पे आपका क्या होता है, वो एंड पोर्शन में हमारा क्या होता है, लाइसिन का रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्लाज्मिनोजन के स्ट्रक्चर में, मैं इसे केवल समझाने के लिए आपको ऐसे बता रही हूं, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें आपका क्या होंगे, एक एंड ऐसा होगा, वो भी अमाइनो टर्मिनल ऐसा होता है, ये आपका अमाइनो टर्मिनल है सपोज, ठीक है। यहां पे क्या होता है आपका, ये क्या है आपका लाइसिन रेसिड्यू है। लाइसिन रेसिड्यू तो समझ में आता है, अमीनो एसिड है बेसिकली, यानी कि प्लाज्मिनोजन का जो एंड पोर्शन होगा पूरे स्ट्रक्चर में, वहां पे आपका क्या होगा, लाइसिन के रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे, अमीनो एसिड, ठीक है। तो होता क्या है, देखो फिब्रिन का जो बाइंडिंग साइट होती है ना वो यही होती है। फिब्रिन से कैसे बाइंड होता है, देखो यहां पे फिब्रिन आएगा, फिब्रिन तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है ना। तो क्या हुआ, प्लाज्मिनोजन और फिब्रिन के बीच में बाइंडिंग कैसे होगी, प्लाज्मिनोजन में जो लाइसिन रेसिड्यू है आपका अमीनो टर्मिनल में, वहीं पे आपका फिब्रिन इससे बाइंड होता है। तो ये हमारा सपोज क्या है, फिब्रिन है। तो इसका मतलब आप सिंपल ये समझ लीजिए, ये बताने का रीजन ये है क्योंकि अभी आगे चल के हमें हेल्प मिलेगी इससे, कि हमें ये समझना है कि जो प्लाज्मिनोजन जो आया था और फिब्रिन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग हुई है वो कहां पे हुई है, प्लाज्मिनोजन के लाइसिन रेसिड्यू पे हुई है। अभी आप देखोगे कि ये रेसिड्यू क्यों मैं बोल रही हूं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, बाइंडिंग हमें समझ में आ गई कैसे हो रही है। अब देखो क्या होता है, जो प्लाज्मिनोजन ये इनएक्टिव आपके सर्कुलेशन में है ना, इसको इनहिबिट करने के लिए मैं दोनों पाथवे साथ में लेके चल रही हूं। ये जो होता है सर्कुलेटरी जो प्लाज्मिनोजन है, यानी कि जो ब्लड में घूम रहा है, इसको कौन इनहिबिट कर देता है आपका, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर्स। ये हमारे इनहिबिटर्स हैं जो हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 एंड 2 दोनों हैं ये, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन है इसे इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लाज्मिनोजन का असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पड़ने वाला ज्यादा, इसका इफेक्ट को लिमिट कर देगा ये। यानी कि अगर आपका क्या हो रहा है, कहीं पे अगर आपको सपोज चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगती है तो ऐसा नहीं होने वाला कि वहां पे भी आपका फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हेमरेज हो सकता है ना। अब आप खुद सोचो कि अगर
इस क्लॉट को तो तोड़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको एकदम कहीं चोट लग जाए तो उस टाइम पे तो क्लॉटिंग होनी जरूरी है ना। अगर उस टाइम पे भी ये प्लाज्मिनोजन अपना काम करना स्टार्ट कर दे तो क्लॉटिंग कैसे होगी। तो इसी चीज को देखो प्रिवेंट करने के लिए ये सर्कुलेशन में प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर्स प्रेजेंट है। तो सर्कुलेशन में जितना भी प्लाज्मिनोजन है ये उसे इनहिबिट कर देंगे। तो होगा क्या, प्लाज्मिनोजन का इफेक्ट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, केवल इफेक्ट कहां पे आएगा, जो आपका क्लॉट यानी कि जो फिब्रिन ऑलरेडी जो क्लॉट बन चुका था पहले का, उस पे जो एड्सॉर्ब हुआ प्लाज्मिनोजन है उसी पे इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो प्लाज्मिनोजन का सर्कुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से जो अगर चोट लगती भी है तो हेमरेज वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल क्लॉटिंग की प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरीके से हमारी बॉडी में देखो मेंटेन हो रही है सारी चीजें। ठीक हो गया ना। अब हुआ क्या, देखो ये प्लाज्मिनोजन हमने बोला इनएक्टिव था, ठीक है, तो अब इसको एक्टिव करना जरूरी है ऑब्वियसली। ठीक है, ये एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो होता क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है लाइनिंग में हमारी, इस तरीके से, ये क्या है हमारी वेस्कुलर एंडोथीलियम, वीई मैं लिख रही हूँ, वेस्कुलर एंडोथीलियम। तो होता क्या है, ये जो वेस्कुलर एंडोथीलियम है ये अपने अंदर से क्या रिलीज करता है, आपका बताया है मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बताया था ना। ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये क्या करता है, अब आपका क्या करेगा, देखो इसको, हाँ एक और मैं बात ये बता दूं आपको कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर है, जब तक ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसकी भी दो डेस्टिनी है देखो, एक तो वेस्कुलर एंडोथीलियम ने इन्हें रिलीज किया तो ये तो या तो कहाँ रहेंगे, ये हमारे सर्कुलेशन में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड में ही आएगा ऑब्वियसली रिलीज होके, और दूसरा ये कहाँ चला जाएगा, हमारे फिब्रिन के पास चला जाएगा, यही जो आपका क्लॉट बना हुआ है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाइंड्स विद फिब्रिन। ओके, तो दो डेस्टिनी इसकी भी है, ये या तो सर्कुलेशन में ही रहेगा या फिर सर्कुलेशन से फिब्रिन में जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। सर्कुलेशन में जो टीपीए होता है, अगेन ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर है, ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है उसे इनहिबिट कर देता है, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हालांकि ये वाला जो इनहिबिशन है ये आप नहीं भी दिखाओगे चलेगा, क्योंकि प्लाज्मिनोजन जब तक इनएक्टिव है ये कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसको एक्टिव कौन करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये मेजर रोल है। अगर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर के मेजर रोल की मैं बात करूं तो इसका मेजर रोल क्या है कि ये क्या करता है, सर्कुलेशन में जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वेस्कुलर एंडोथीलियम ने रिलीज किया था उसे इनहिबिटेड रखेगा, सो दैट ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कभी भी इस प्लाज्मिनोजन को एक्टिव ना कर पाए जो सर्कुलेशन में घूम रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया कि टीपीए जो सर्कुलेशन में था उसका क्या हुआ, है तो समझ में आ गया कि इसने ये जो इनहिबिटर है आपके पीएआई, बेसिकली इन्होंने इसे क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया ना। जो टीपीए हमारे फिब्रिन से बाइंड हुआ, ये जो फिब्रिन है इससे अगर ये टीपीए बाइंड हुआ, तो मैं इसे दिखा रही हूं ब्लैक कलर से, सपोज ये हमारा क्लॉट था, यहां पे क्या हुआ, इस तरीके से जाके टीपीए बाइंड हो गया। ठीक है, जैसे प्लाज्मिनोजन बाइंड हुआ था ना, सरफेस में एड्सॉर्ब हुआ था, वैसे ही टीपीए भी कहां बाइंड हुआ, फिब्रिन के साथ बाइंड हुआ। तो बाइंड होते ही क्या करेगा, ये जैसे ही टीपीए बाइंड हुआ, इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट कर दिया प्लाज्मिनोजन को इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। यही पढ़ा था, इनटू प्लाज्मिन। एक्टिव फॉर्म कौन सी है, प्लाज्मिन, यही पढ़ा है। ठीक है, यानी कि टीपीए की बाइंडिंग के बाद ही जो प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था, एड्सॉर्ब हुआ था, वो एक्टिव फॉर्म में आया था। तो कन्वर्जन किसकी वजह से हुआ था, टीपीए की वजह से हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात देखो क्या होता है, एक तो इनहिबिटर ये आपने देखा जो टीपीए को इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, अब एक और इनहिबिटर यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, उसका नाम है, यहां मेंशन कर देती हूँ, वो है आपका एंटीप्लाज्मीन। ठीक है, एंटीप्लाज्मीन। तो ये एंटीप्लाज्मीन क्या करता है, एंटीप्लाज्मीन का रोल बहुत सिंपल है। ये क्या करता है आपका, प्लाज्मीन, सिंपल, ये तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन का कन्वर्जन में पहले आपको बता दूं। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन में ऐसा क्या केमिकल, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या चेंज आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा प्लाज्मिनोजन है
ठीक है। प्लाज्मिनोजन जो होता है इसमें टोटल 791 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिनोजन के स्ट्रक्चर में टोटल कितने अमीनो एसिड है हमारे? 791 अमीनो एसिड से मिलकर प्लाज्मिनोजन बना हुआ है। और जब टीपीए आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आता है और फिब्रिन से बाइंड होता है, तो ये प्लाज्मिनोजन को क्या किस में बदल रहा है? कह रहे हैं हम प्लाज्मीन में बदल रहा है। तो क्या वेरिएशन है? केवल क्या होता है आपका, एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान रखिएगा, इस कन्वर्जन के टाइम पे केवल एक जगह पे ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज होती है। तो सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज होगी और वो कहां पे होगी? एट आर्जिनिन। आपका पूरे प्लाज्मिनोजन के स्ट्रक्चर में आर्जिनिन आपका एक अमीनो एसिड होता है, प्रेजेंट होता है, जो कौन सी पोजीशन में होता है? ये 560। आर्जिनिन 560 में लिख रही हूं, यानी कि प्लाज्मिनोजन टोटल 791 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्लाज्मिनोजन के पूरे स्ट्रक्चर में जो 560 पोजीशन में जो आर्जिनिन है, वहां पे जो बॉन्ड है वो टूटेगा। उसके टूटने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्या है? आपका प्लाज्मीन है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन में वेरिएशन की बात करें तो केवल एक बॉन्ड के टूटने से ही प्लाज्मिनोजन से क्या बन जाता है? प्लाज्मीन। और ये बॉन्ड ब्रेकेज का काम किसने किया? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने। ठीक है, इतना समझ में आया ना। मैं बात कर रही थी एंटीप्लाज्मिन की। ठीक है, ये एंटीप्लाज्मिन क्या है? ये हमारा इनहिबिटरी, देखो दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म जो फिब्रिनोलाइसिस हो रही है, जिसकी वजह से जो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एंडोथेलियम से टीपीए रिलीज हुआ, फाइनली ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मीन में कन्वर्ट हुआ। और प्लाज्मीन हमें पता है ये क्या करेगा? आपका ब्रेक करेगा फिब्रिन स्ट्रैंड को, है ना। फिब्रिन जो स्ट्रैंड है इन्हें क्या करेगा? ये तोड़ने का काम करेगा। और ये अगर फिब्रिन स्ट्रैंड ही आपके टूट जाएंगे तो क्या होगा? जो क्लॉट है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा ना। यही तो है फिब्रिनोलाइसिस। तो ये कौन कर रहा है? प्लाज्मीन कर रहा है ना। ये तो है कि आपका फिब्रिनोलाइसिस हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में एंटी फिब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म भी चलता है बैलेंस बनाने के लिए। पहला मैकेनिज्म तो ये आपने देखा, ठीक है, कि कैसे प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर 1 और 2 सर्कुलेशन में प्रेजेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करते हैं, सो दैट अगर सर्कुलेशन में कभी भी कोई भी किसी इंसान को अगर चोट लग रही है तो वहां पे फिब्रिनोलाइसिस ना हो, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ही हो। तो ये तो काम इसने किया, ये बैलेंस किया ना, फिब्रिनोलाइसिस को बैलेंस हुआ। अब देखो दूसरा बैलेंस कहां से हो रहा है। एक और हमारे पास एक प्रोटीन है जो हमारी एंटीप्लाज्मीन, बेसिकली ये हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये एंटीप्लाज्मीन क्या करती है, ये सिंपल है, ये क्या करेगी, इस प्लाज्मीन से बाइंड होती है। ठीक है, जैसे इसमें मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको मैं ऑब्लिक करके लिख देती हूँ, प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन। ठीक है, दोनों में ही, क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रक्चर से, आपका प्लाज्मिनोजन से ही प्लाज्मीन बना हुआ है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये प्लाज्मिनोजन है या फिर प्लाज्मीन, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसके स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, अमीनो टर्मिनल में लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं लाइसिन रेसिड्यू से कौन बाइंड होता है, आपका फिब्रिन बाइंड होता है। यही बताया था। ठीक है, लेकिन ये तो उस प्लाज्मिनोजन या उस प्लाज्मीन की बात है जो फिब्रिन से बाउंडेड है। ठीक है, सेम जैसे ये प्लाज्मिनोजन प्लाज्मीन में टूटता है ना, देखो ये जब प्लाज्मिनोजन, जब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या था, क्लॉट था, फिब्रिन इसमें डिपॉजिटेड था, टीपीए रिलीज हुआ, टीपीए इस फिब्रिन से बाइंड हुआ, बाइंड होते ही इसने क्या किया, यहाँ पे जो प्लाज्मिनोजन था उसे प्लाज्मीन में बदल दिया। तो होता क्या है, इसमें से कुछ प्लाज्मीन एस्केप कर जाता है इनटू सर्कुलेशन, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बहुत प्लाज्मीन हमारा क्या हो जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है। अब ये प्लाज्मीन, आप सोचो सर्कुलेशन में जाएगा तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है कि अगर मान लीजिए वही बात कि अगर किसी इंसान को चोट लग गई, वहां पे हीलिंग होनी जरूरी है, क्लॉटिंग होनी जरूरी है, लेकिन ये प्लाज्मीन जो लीक होके आपका सर्कुलेशन में आ चुका है, तो ये क्या कर सकता है, वहां पे क्लॉट होने ही नहीं देगा ना, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो हमारी बॉडी में इसके साथ डील करने के लिए, जैसे टीपीए जो सर्कुलेशन में आया था उसे इनहिबिट करने के लिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर थे, वैसे ही जो प्लाज्मीन जो कि एक्टिव है फॉर्म में, वो अगर सर्कुलेशन में आ गया तो उसको इनहिबिट करने के लिए क्या है, हमारे पास एंटी प्लाज्मीन प्रेजेंट है।
ठीक है। तो ये एंटीप्लाज्मीन क्या करेगा आपका, सीधे सीधे जो प्लाज्मीन हमारा सर्कुलेशन में आ गया है उसे क्या करेगा आपका, इनहिबिट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटीप्लाज्मीन। तो आई होप आपको रोल एंटीप्लाज्मीन का समझ में आ गया होगा। और इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एक बात बताना चाहूंगी कि अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अगर ये जो एंटीप्लाज्मीन है, अगर जो सर्कुलेशन में प्लाज्मीन है उसे इनहिबिट कर सकता है, तो वो क्लॉट के साथ जो प्लाज्मीन है, यानी कि क्लॉट में, यानी कि इस फिब्रीन के साथ जो अटैच प्लाज्मीन है उसे इनहिबिट क्यों नहीं कर सकता। वहां पे भी तो इनहिबिशन आ सकता है ना, प्लाज्मीन दोनों, क्योंकि एंटीप्लाज्मीन मतलब प्लाज्मीन के अगेंस्ट जो काम करेगा, सर्कुलेशन में कैसे करेगा और क्यों करना चाहिए वो मैं बता चुकी हूं ना। बात कर रहे हैं हम क्लॉट की, ठीक है, जो हमारा फिब्रीन क्लॉट है वहां पे ये क्यों नहीं होता है, उसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि जो एंटीप्लाज्मीन है ना, एंटीप्लाज्मीन को अगर प्लाज्मीन को इनहिबिट करना है ना, तो उसे कौन सी साइड से बाइंड होना पड़ता है, इसी लाइसिन रेसिड्यू से बाइंड होना पड़ता है। समझ में आ गया। एंटीप्लाज्मीन को अगर प्लाज्मीन को इनहिबिट करना है तो उसके लिए प्लाज्मीन की ये लाइसिन जो रेसिड्यू है इसका फ्री होना जरूरी है। जो सर्कुलेशन में तो आपको फ्री मिल जाएगा, इसीलिए वो सर्कुलेशन में जो प्लाज्मीन गया है उसे इनहिबिट कर दे रहा है। लेकिन जो हमारे ये फिब्रीन के साथ जो प्लाज्मीन जुड़ा हुआ है, आप जानते हो ना कि फिब्रीन जो है वो लाइसिन रेसिड्यू से ही बाइंडेड होता है। तो आपके जब प्लाज्मीन का लाइसिन रेसिड्यू फ्री ही नहीं है, एंटीप्लाज्मीन को चाहिए कि वो प्लाज्मीन का उसके पास लाइसिन रेसिड्यू होना जरूरी है। अगर वो लाइसिन रेसिड्यू से नहीं मिलेगा तो एंटीप्लाज्मीन कभी भी प्लाज्मीन से बाइंड हो ही नहीं सकता। तो फिब्रीन के साथ जो यहाँ पे प्लाज्मीन है अटैच्ड, उस केस में क्या होगा, फिब्रीन ऑलरेडी लाइसिन रेसिड्यू वाली जो बाइंडिंग साइट है उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो एंटीप्लाज्मीन कभी भी इस प्लाज्मीन पे अपना असर नहीं दिखा पाएगा। यानी कि जो क्लॉट में, जो हमारा क्लॉट बना हुआ है जिसमें फिब्रीन डिपॉजिटेड है, वहां पे एंटीप्लाज्मीन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि वहां पे कोई भी चांस नहीं बनते कि फिब्रिनोलाइसिस रुकेगी। ठीक हो गया। देख रहे हो ना हमारी बॉडी किस तरीके से मेंटेन कर रही है चीजों को, दोनों चीजें बैलेंस है। फिब्रिनोलाइसिस जहां पे होनी चाहिए वहां पे हो रही है, यानी कि इस तरीके से अगर कहीं क्लॉट बना है आर्टरीज में, बीच में कहीं ऑक्लूजन हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म्ड अगर क्लॉट है तो उसे तोड़ने का काम करेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को चोट लगी है इंस्टेंट में और वहां पे फिब्रिनोलाइसिस को नहीं होने देना है, तो उसके लिए भी हमारे पास दो इनहिबिटरी मैकेनिज्म अवेलेबल है। वन इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर एंड सेकेंड वन इज एंटीप्लाज्मीन। ओके, अब बात ये आती है कि जब भी हम इन दोनों सिस्टम्स की बात करते हैं, यानी कि एक सिस्टम ऐसा है जो फिब्रिनोलाइसिस करवा रहा है, एक सिस्टम ऐसा है जो इस पे इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो होता क्या है, जब भी हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है, ये तो था नेचुरली हमारी बॉडी में हो रहा था, लेकिन जब आप फिब्रिनोलाइटिक ड्रग देते हो बाहर से, तो होता क्या है कि जो फिब्रिनोलाइसिस का मैकेनिज्म है वो क्या कर देता है, आपका इन इनहिबिटरी मैकेनिज्म को ओवरकम कर देता है, यानी कि ओवरवेल्म कर देता है। यानी कि अब आपकी बॉडी में अगर आपने किसी को फिब्रिनोलाइटिक ड्रग दी है, सपोज अभी हम देखेंगे कौन कौन सी ड्रग है, तो होगा क्या, उसकी बॉडी में ये वाला मैकेनिज्म अच्छे से काम करेगा, यानी कि प्लाज्मिनोजन प्लाज्मीन में बदलेगा और प्लाज्मीन क्या करेगा, फिब्रिन स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। और जो एंटीप्लाज्मीन है या फिर ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन इनहिबिटर्स हैं, इनके इफेक्ट और इनका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, यही एक कारण है कि जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग हैं उनके साथ हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नेचुरली तो हमारी बॉडी में ये दोनों सिस्टम थे जो हमारा क्या कर रहे थे, क्लॉट बनने दे रहे थे या फिब्रिनोलाइसिस नहीं होने दे रहे थे जहां पे भी साइट ऑफ इंजरी में। लेकिन अब क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिसिन की वजह से क्या होता है, ये वाला सिस्टम ज्यादा काम करने लगता है, इन दोनों सिस्टम्स को कम कर देता है, इनके इफेक्ट को कम कर देता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे जितनी भी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स हैं उनके साथ, या जिन्हें थ्रोम्बोलाइटिक्स भी हम बोल सकते हैं, उनके साथ हमारा हेमरेज के चांसेस यानी कि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये है आपका मैकेनिज्म, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी हमारी फिब्रिनोलाइटिक्स है, कौन सी हमारी एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग है और वो कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, इसे यहां से हटा रही हूं मैं, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। वन बाय वन हम
ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली ड्रग फिब्रिनोलाइटिक्स बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ड्रग है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये फर्स्ट ड्रग है जो यूज हुई है एज ए फिब्रिनोलाइटिक। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये हमें कहाँ से मिली है, इसका ओरिजिन क्या है, ये हमें बैक्टीरिया से मिली है। कौन सी स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस आपकी स्पीसीज है बैक्टीरिया की, सबको पता होगा, वहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका सोर्स ध्यान में रखिएगा, क्या है इसका सोर्स, बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई। ये आपका स्ट्रेप्टोकोकाई की स्ट्रेन है, यानी कि बैक्टीरिया की स्ट्रेन है, जहां से हमें क्या मिला है, स्ट्रेप्टोकाइनेज मिला है। तो सबसे पहली बात सोर्स क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है, ठीक है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, यही एक कारण है कि ये क्या है आपका एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक मतलब हमारी बॉडी इसे एक एंटीजन की तरह मानेगी, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे ही सपोज आपने किसी को स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये भाई कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया हुआ है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग फर्स्ट इनिशियल एक्सपोजर के 4 दिन बाद आपका एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। और अगर ये तो था केस कब का, कि फर्स्ट टाइम आप इस बैक्टीरिया से एक्सपोज हुए हैं, यानी कि आपको कभी ऐसे इस बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, नहीं तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से बनी होती बॉडी में। ये मैंने कौन सा केस बताया कि आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज, सपोज कोई पेशेंट आया आपके पास जिसका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो चुका है, आर्टरी में कहीं पे भी ऐसे क्लॉट बन चुका है, तो आपने उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 4 दिन के बाद एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये केस ध्यान में रखेंगे। दूसरा केस ये बनता है कि सपोज उस इंसान को पहले से ही कभी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हुआ था, तो उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। आप अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज बाहर से दोगे तो आपको लगता है वो असर करेगा, लगता है नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी आपके ब्लड में प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पहले उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। तो जब स्ट्रेप्टोकाइनेज आप दोगे तो वो जो एंटीबॉडीज हैं, हालांकि वो इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होती हैं, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्या कर देंगी, इनएक्टिवेट कर देंगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेप्टोकाइनेज की थेरेपी हमें देनी है तो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जो फर्स्ट आप डोज दोगे, अगर किसी को पहले से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो जो डोज आप दोगे, इनिशियल जो डोज दी जाती है वो आईवी देनी होती है। सबसे पहली बात वो तो कॉमन है, इंट्रावेनस रूट से दोगे, और वो डोज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट वो एंटीबॉडी के इफेक्ट को क्या कर सके, आपका न्यूट्रलाइज कर सके। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की फर्स्ट डोज आप क्या दोगे, हाई डोज दी जाती है, क्योंकि अगर किसी के ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है भी तो वो एंटीबॉडी इतना ज्यादा अमाउंट में भी नहीं होती कि वो पूरे के पूरे स्ट्रेप्टोकाइनेज के फैक्ट को खत्म कर देंगी। लेकिन अगर आप कम डोज में स्ट्रेप्टोकाइनेज दोगे फर्स्ट टाइम तो उससे फैक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और दूसरा केस जो मैंने आपको बताया था कि आपने किसी को, चलो कभी भी वो एक्सपोज हुआ ही नहीं था इस इन्फेक्शन के, तो होगा क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज आप दोगे तो 4 दिन बाद आपकी एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया। तो इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज आपने फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डोज को ज्यादा रखना पड़ेगा, सो दैट वो एंटीबॉडी से फाइट कर सके। और ज्यादातर केस में ये बोला जाता है कि आप अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज किसी को दे रहे हो तो उसके बाद फर्स्ट डोज आपने दे दी, सपोज आज आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज उसे दे दी, तो उसके बाद नेक्स्ट जब भी आप टाइम उसे डोजिंग दोगे तो उसमें 1 ईयर का आपको रिलैप्स बीच में पीरियड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी अगर बन गई एक बार, 4 दिन बाद एंटीबॉडी बन गई, अब आप उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज दोगे तो उससे क्या होगा, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। और डोज भी आप कितने हद तक बढ़ा सकते हो, एक तो था कि पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, एक है कि आप इंस्टेंट में आपकी एंटीबॉडी बन रही है तो वो ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज की फर्स्ट डोज दे दी, उसके बाद आपको गैप रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम आपके पास जब भी पेशेंट आ रहा है तो लगभग 1 साल का गैप आप रखिए उसके बीच में। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज ही केवल एक मेडिसिन नहीं है जो थ्रोम्बोलाइटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं या ऐसे पेशेंट में यूज कर सकते हैं। हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये बात, या एंटीकोगुलेंट है हमारी हेपारिन वगैरह, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज के साथ एंटीजेनिक है, तो इसीलिए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में हो सकती है, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या आपके एडीआर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एडीआर्स की बात करती हूँ। यस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो है इसकी टी हाफ। तो इसकी टी हाफ कितनी होती है, 40 to 80 मिनट। अगर आपकी एंटीबॉडी बिल्कुल इनहिबिटेड है, ये मैं बात कर रही हूँ एंटीबॉडी की एब्सेंस में सॉरी, अगर एंटीबॉडी ब्लड में नहीं है या इनहिबिटेड फॉर्म में है तो लगभग 40 से 80 मिनट इसकी टी हाफ है। यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक ये अपना इनिशियल का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो एडीआर की मैं बात करती हूँ बिकॉज ये एंटीजेनिक है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इसके साथ हो सकती है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये सब में नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ये बोल दो कि किसी को स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया है तो हर किसी में ये रिएक्शन होगी, ये नहीं होती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी इवन सब में नहीं होती है, ये फैक्ट हर किसी में नहीं आते, तो ध्यान रखिएगा। तो जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो हो सकती है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा जब भी आप स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रहे हो इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि लो बीपी। इसके साथ साथ हार्ट रेट का बढ़ जाना। ठीक है, ये हमारे कुछ साइंस हैं, फीवर। ठीक, और बाकी तो एलर्जिक रिएक्शन तो है ही है क्योंकि एलर्जन की तरह वर्क करेगा एलर्जिक रिएक्शन। तो ये क्या है, हमारे एडीआर हैं ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस की। अगर किसी स्थान को आप स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रहे हो तो क्या क्या एडीआर्स उसे फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से वर्क करता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पे से मेंशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहली बात, जो हमारा प्लाज्मिनोजन, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीवर है जब प्लाज्मिनोजन बनाता है तो प्लाज्मिनोजन कहाँ है, हमारे सर्कुलेशन में भी आता है ना, और कहाँ जाता है, हमारे क्लॉट के सरफेस में एब्जॉर्ब भी होता है, बताया था। तो बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो हमारे सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड होता है। जो सर्कुलेशन में प्लाज्मिनोजन आया है तो प्लाज्मिनोजन के साथ ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बाइंड हो जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इन दी सर्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये फिब्रीन क्लॉट के सरफेस में जो एड्सॉर्ब प्लाज्मिनोजन है उससे बाइंड हो रहा है। किससे बाइंड हो रहा है, जो प्लाज्मिनोजन लीवर से रिलीज होके हमारे ब्लड में था, केवल सर्कुलेशन में था, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा आपका, सीधे हमारे फिब्रीन के पास जाएगा। इट विल बाइंड विद फिब्रीन। तो यहां से मैंने इसे अटैच कर दिया। तो जो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये क्या करेगा, हमारे फिब्रीन के पास जाएगा, यानी कि ये जो क्लॉट था इसमें जो फिब्रीन था बाहर से डिपॉजिट उसके पास गया। अब आपको पता है कि जो प्लाज्मिनोजन है वो इस फिब्रीन के साथ भी अटैच्ड है, पता है ना। जो फ्री प्लाज्मिनोजन है वो कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे भी अटैच्ड है। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फिब्रीन के साथ बाइंड होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मिनोजन जो यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ था उसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल, मैं इसको पूरे को ही हटा देती हूँ सो दैट फिर कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए, क्या हुआ, जैसे ही ये फिब्रीन से बाइंड हुआ तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए इन फ्री प्लाज्मिनोजन जो ऑलरेडी किससे अटैच्ड है, हमारे फिब्रीन से अटैच्ड है, सरफेस में एड्सॉर्ब है। मैंने बताया था ना प्लाज्मिनोजन की दो लोकेशन है, एक तो सर्कुलेशन में है, एक फिब्रीन के साथ क्या अटैच्ड है। तो जो सर्कुलेशन में था उसके साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स फिब्रीन के पास गया। जैसे ही फिब्रीन के पास ये कॉम्प्लेक्स गया तो फिब्रीन के साथ जो प्लाज्मिनोजन था उसमें कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लाज्मिनोजन एक्टिव हो गया। यानी कि जो प्लाज्मिनोजन था, प्लाज्मिनोजन की एक्टिव साइड आपकी एक्सपोज हो जाती है। तो प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लाज्मिन क्या करता है, आपका क्लॉट, आपको पता है फिब्रीन स्ट्रैंड को क्या करता है, आपका ब्रेक करता है। तो मैंने क्लॉट ब्रेक लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो पूछा जा सकता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमेशा ध्यान रखना बाइंड किससे होता है, सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन से बाइंड होता है, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जाता है फिब्रीन के पास, और वहां पे प्रेजेंट जो प्लाज्मिनोजन है उसमें कुछ ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है कि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। यानी कि प्लाज्मिनोजन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है।
और ये कन्वर्जन की वजह से आपका क्या हुआ, जो क्लॉट था या जो फिब्रिन थे स्ट्रैंड वो ब्रेक हो गए और फिब्रिनोलाइसिस हो गई। मैकेनिज्म समझ में आया। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग पढ़ रहे हैं जो यूज होती है बेसिकली, वो कौन सी है, यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज सेम इसमें भी यही करेंगे। पहले सोर्स की बात करते हैं। तो यूरोकाइनेज पहले भी मैंने आपको बताया है कि केवल टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ही नहीं है जो आपका प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मीन में बदलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिवेटर्स होते हैं, जैसे यूरोकाइनेज टाइप एक्टिवेटर होता है आपका, कैलिक्रीन है हमारा, क्लॉटिंग फैक्टर 12 है। ये सब हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये यूरोकाइनेज जो है ये कहाँ से बनता है, ये हमारा सिंथेसाइज होता है फ्रॉम किडनी सेल, ठीक है। हमारी जो किडनी की सेल्स हैं ये इसे सिंथेसाइज करती है, और ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया यानी कि जो मेडिसिन इसकी बनी वो कैसे बनी, इट इज एक्सट्रैक्टेड फॉर यूरिन। किडनी सेल्स इन्हें बनाती है, तो क्या हुआ, किडनी सेल्स ने हमारी खुद, और ह्यूमन यूरिन से मिलता है याद रखिएगा, किडनी सेल्स ने बनाया यूरोकाइनेज, रिलीज हुआ, यूरिन में आया और यूरिन से इसे एक्सट्रैक्ट करके इसकी मेडिसिन बना दी। समझ में आ गया इसका सोर्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा यूरोकाइनेज जो है हमारा ह्यूमन यूरिन से ही बना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये क्या करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारा प्लाज्मिनोजन से बाइंड होता है, ठीक है। जो फिब्रिन क्लॉट में हमारा क्या है, फिब्रिन क्लॉट में जो प्लाज्मिनोजन है ये इससे बाइंड होता है और प्लाज्मिनोजन को किस में बदल देता है, प्लाज्मीन में। ये कोई आपका सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सब नहीं है, ठीक है। ये सिंपली जाएगा फिब्रिन के पास और वहां पे जो प्लाज्मिनोजन है उसे किस में बदल देगा, आपका प्लाज्मीन में। और एक और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि केवल ये आपका फिब्रिन वाले प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मीन में नहीं बदलता, जो सर्कुलेशन में प्लाज्मिनोजन है ना उसे भी ये क्या कर सकता है, आपका प्लाज्मीन में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए इसकी यही एक, इसकी क्या बोल सकते हो आप, एक लिमिटेशन है। तो इसका यूज लिमिटेड क्यों होता है, यूरोकाइनेज इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं होता, क्योंकि सबसे पहली तो इसका रीजन ये है कि नॉन स्पेसिफिसिटी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज चाहे हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट प्लाज्मिनोजन से बाइंड जरूर होता, कॉम्प्लेक्स जरूर बना रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन में हो रहा था, है ना। सर्कुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए ब्लीडिंग के चांसेस कंपैरेटिवली आपके कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी समझने की कोशिश करेंगे कि जो नॉन स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो फिब्रिन के साथ बाउंड प्लाज्मिनोजन है उसे भी एक्टिव कर सकता है और जो सर्कुलेशन में प्लाज्मिनोजन है उसे भी एक्टिव कर देता है। तो नॉन स्पेसिफिसिटी है इसकी फॉर आपका प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, तो ये इसका एक रीजन है। और दूसरा रीजन इसका न इतना ज्यादा यूज न होने का वो है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यूरोकाइनेज को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता है। जहां तक बात रही इसकी टी हाफ की, तो इसकी टी हाफ कितनी है, देखो 15 से 20 मिनट, स्ट्रेप्टोकाइनेज से बहुत कम है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूरोकाइनेज अगर देंगे भी तो उसका असर हमारी बॉडी में कम टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। और ये और इसके साथ हाँ ये क्या है, नॉन एंटीजेनिक है, लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज क्योंकि बैक्टीरियल ऑरिजिन का था तो इसीलिए वो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन यूरोकाइनेज क्योंकि हमारी ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी एंटीजेनिसिटी क्या है, आपकी कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से एंटीजेनिक रिएक्शन आपकी नहीं होंगी, बहुत कम होंगी। और अगर इसके मैं एडीआर्स की बात करूँ तो एडीआर लगभग सेम है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज के थे। इसको भी लेने के बाद आपका क्या होता है, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और फीवर आएगा, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन इसके साथ भी रिपोर्ट होती हैं, ठीक। इसके अलावा जो थर्ड क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफ फिब्रिनोलाइटिक्स। वो कौन सी है, थर्ड क्लास, ओके। ये है हमारी इसको मैं लिखना चाहूंगी, क्या लिखें, चलिए, रिकम्बिनेंट टीपीए। टीपीए क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। पढ़ा था अभी टीपीए का रोल पूरा कि वेस्कुलर एंडोथेलियम, ये हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियम था, ठीक है।
मैंने ये हटा तो दिया, ये था ना वैस्कुलर एंडोथेलियम। इससे क्या बन रहा था, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बन रहा था। यही टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमारे फिब्रिन के साथ बाइंड हो रहा था, है ना। और फिब्रिन के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या कर रहा था, हमारा जो प्लाज्मिनोजन था उसको प्लाज्मिन में बदल दे रहा था। थोड़ी देर पहले अभी पूरा मैकेनिज्म देखा था ना। तो यही भी ये करेंगी मेडिसिन। ये रिकम्बिनेंट टीपीए क्यों बोला मैंने, ये तो टीपीए क्या था, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो हमारी बॉडी में नेचुरली बन रहा था, हमारा एंडोथीलियम इसे बना रहा था। अब आप मेडिसिन के फॉर्म में इसे कैसे दे सकते हो, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये टीपीए ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, हमारा मैंने आपको बताया था कि जो आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, या ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारी मेलेनोमा सेल्स, अगर किसी को कोई कैंसरस सेल है वहां पे ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, देखो जैसे ह्यूमन की अगर जो कैंसर सेल थी, ठीक है, उन सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, बॉडी से बाहर निकाला और उन सेल्स के अंदर का डीएनए देखा और डीएनए का वो पर्टिकुलर जीन आइडेंटिफाई किया जो क्या बनाता है, टीपीए को बनाता है। क्योंकि आपको पता है ना, जो हमारा डीएनए है, डीएनए में हर किसी प्रोटीन को बनाने का एक स्पेसिफिक आपका जीन है ना, वही जीन है जो उसको बनाता है। तो हमने इन्हें क्या किया, जो आपके साइंटिस्ट जिन्होंने ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बनाया रिकम्बिनेंट टीपीए, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन जो मेलेनोमा सेल थी यानी कि जो कैंसरस सेल थी, पहले उन्हें निकाला, उसके बाद उसके डीएनए से वो पर्टिकुलर जीन आपका आइसोलेट किया जो टीपीए बनाता है। वो जीन आपको मिल गया। अब उस जीन को क्या किया, वेक्टर के साथ फ्यूज करा के, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। वेक्टर क्या होता है, केवल जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। वेक्टर के साथ फ्यूज करा के उस डीएनए के उस जीन को पर्टिकुलरली किसी एक आपके एनिमल में आपका क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बताओ, उस एनिमल के अंदर क्या होगा, अब टीपीए बनेगा ना, क्योंकि वो टीपीए का जीन उस एनिमल के अंदर चला गया है। तो अब टीपीए का प्रोडक्शन वहां पे बहुत ज्यादा होगा और आसानी से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को हम उस एनिमल के ब्लड से आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर बहुत टाइम ये कल्चर के फॉर्म में भी एनिमल्स पे इंजेक्ट ना करके हम कल्चर फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं, कल्चर यूज कर सकते हैं। तो वहां से आसानी से टीपीए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। समझ में आ रहा है कैसे किया, इंसान से पहले वो जीन निकाला इंसानी सेल से जो टीपीए बनाता है, फिर उस जीन को किसी वेक्टर के साथ मिक्स करके किसी एनिमल में या फिर कल्चर में मिक्स कर दिया। तो अब वो टीपीए वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि अब वो पूरा जो वेक्टर गया है वो केवल क्या है, टीपीए को कंटेन कर रहा है। तो वहां से आप आसानी से टीपीए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसे मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो ये है रिकम्बिनेंट टीपीए। और इस टेक्नोलॉजी से जो हमारा रिकम्बिनेंट टीपीए बने थे वो कौन कौन से थे, दो बने। एक तो है एल्टीप्लेज और दूसरा है हमारा रेटिप्लेज। ये दो हमारे क्या है, रिकम्बिनेंट टीपीए हैं, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गई मेडिसिन है। और तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। जो एल्टीप्लेज है इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट टी हाफ है, जबकि रेटिप्लेज की जो टी हाफ है वो क्या है आपकी लॉन्ग टी हाफ है। तो यही दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनको क्या करती हैं, शॉर्ट टी हाफ होने की वजह से इसे हमेशा क्या करते हैं, हम किस तरीके से देते हैं, लोडिंग डोज के फॉर्म में देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो एक साथ दे देते हैं ना आईवी रूट से। तो एल्टीप्लेज कैसे दिया जाएगा, इंट्रावेनस रूट से दिया जाएगा और लोडिंग डोज के फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि एक ही बार में सारा का सारा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जबकि रेटिप्लेज की लॉन्ग टी हाफ होने की वजह से ये इसे ज्यादा सुटेबल बनाती है फॉर आईवी इन्फ्यूजन। आप इसे क्या कर सकते हो, इंट्रावेनस रूट से इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप के फॉर्म में दे सकते हो। धीरे धीरे ये क्या करेगी, क्योंकि इसकी टी हाफ ज्यादा है तो लंबे टाइम के लिए ये आपका ब्लड में अपने लेवल को मेंटेन कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एल्टीप्लेज शॉर्ट टी हाफ है, इसीलिए आप एक ही बार में बूस्टिंग डोज दोगे, लोडिंग डोज दोगे, आईवी रूट से ही दिया जाता है। रेटिप्लेज लॉन्ग टी हाफ होने की वजह से ये आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में आप दे सकते हो, यानी कि मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो। और इससे पहले जो मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस बताए थे वो भी आईवी रूट से ही दिए जाते हैं, इंट्रावेनस रूट से, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यस, इसका मैकेनिज्म क्या है आपका, ये आपका जो ये भी यही करता है, सीधे जो आपका प्लाज्मिनोजन है उसे एक्टिव कर देता है। लेकिन ये जो आपका टीपीए है ना, मैंने बताया था आपको टीपीए जो है
दो इसकी डेस्टिनेशन है, या तो ये फिब्रिन से बाइंड होता है या फिर ये सर्कुलेशन में जाता है ना। तो सर्कुलेशन में भी आप जानते हो प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ये भी एक टीपीए है, रिकम्बिनेंट टीएपीए जो है, ये भी सेम वही करेगा। फिब्रिन बाउंड जो आपका प्लाज्मिनोजन है उसे तो एक्टिव करेगा ही, जिसकी वजह से फिब्रिनोलाइसिस होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो आपके सर्कुलेशन में जो प्लाज्मिनोजन है उसको भी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो ये आप बोल सकते हो 100 भी नहीं है, ये क्या है, सेवरल 100 टाइम्स ज्यादा, फोल्ड टाइम ज्यादा आपका एक्टिवेट करता है फिब्रिन बाउंड आपका प्लाज्मिनोजन को, दोनों को एक्टिवेट करता है। लेकिन कंपेयर करोगे तो एक्टिवेशन जो फिब्रिन बाउंड जो प्लाज्मिनोजन का है उसका क्या है, आपका सेवरल 100 टाइम्स आपका ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो यही आपका इसका मैकेनिज्म रहेगा, ज्यादा कुछ वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बट स्ट्रेप्टोकाइनेज के में थोड़ा सा वेरिएशन था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपका, अच्छा अब इसके एडीआर की अगर मैं बात करूं तो एडीआर देखो, क्योंकि हमारे खुद की सेल से बना है, ह्यूमन सेल से, हमारे खुद के डीएनए से बना हुआ है, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस इसके साथ कम होते हैं अगर कंपेयर करें स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज से। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन में प्रेजेंट जो आपका प्लाज्मिनोजन है उसे भी एक्टिव करता है, तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग या हेमरेज इसके साथ भी आपके ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया अगर कोई भी आपकी ड्रग या कोई भी नेचुरल भी अगर प्रोसेस हो रही है, अगर सर्कुलेटरी प्लाज्मिनोजन को आपका इंटरफेयर करेगी तो वो हमारे अगर इंस्टेंट में कोई चोट लगी है तो उसके घाव को भरने नहीं देगी, वहां पे आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लीडिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपके इसके एडीआर में आप ब्लीडिंग भी लिखेंगे, और साथ ही साथ हाइपोटेंशन जो हो रहा है, आपका फीवर हो रहा है, वो इसके साथ भी आप देख सकते हैं। इसके साथ भी ये सिम्टम्स आपको, एडीआर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके फिब्रिनोलाइटिक्स, यानी कि ये वो ड्रग है जो नेचुरल फिब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस को मिमिक कर रहे हैं या बॉडी में, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ बात करेंगे एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स का, उसके बारे में ज्यादा इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग है वो कैसे काम करती हैं। तो ध्यान में रखेंगे, यहीं पे मैं इसे बता देती हूँ, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा प्लाज्मिनोजन है या फिर प्लाज्मीन जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, इसके साथ इसके पास क्या होती है, आपकी लाइसिन रेसिड्यू की बाइंडिंग साइड अवेलेबल होती है, जिससे फिब्रिन भी बाइंड होता है, बताया था। एंटीप्लाज्मिन भी इसी से बाइंड होता है। और जो हमारी एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग जो आपकी ईका है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं भी बता देती हूँ आपको, कहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इसकी फुल फॉर्म है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। एक तो ये हो गया ईका, दूसरी ड्रग का नाम है ट्रोनेक्समिक एसिड, ठीक है। ये दो ड्रग हैं, देखो ये कैसे काम करती है मैं बता दूं। ये एंटी फिब्रिनोलाइटिक है। तो होता क्या है, देखो प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन, ठीक है, ये फिब्रिन से बाइंड होता है, हमें पता है, और इसकी बाइंडिंग के लिए ये लाइसिन रेसिड्यू जो इसका है, जो प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मीन के स्ट्रक्चर के अमीनो टर्मिनल में जो लाइसिन रेसिड्यू है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ये ईका या ट्रोनेक्समिक एसिड है, ये क्या करता है, ये फिब्रिन की जगह या जहां पे फिब्रिन बाइंड होता है ना, वहां पे जाके खुद बाइंड हो जाता है। अब बताओ, जब आपका प्लाज्मिनोजन फिब्रिन से बाइंड हुआ ही नहीं, क्योंकि बाइंडिंग के लिए ये साइड जरूरी थी, और ये साइड पे कौन आके बैठ गया, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड या ट्रोनेक्समिक एसिड, जो भी आपने ड्रग के फॉर्म में दिया था। तो होगा क्या, जब प्लाज्मिनोजन फिब्रिन से बाइंड हुआ ही नहीं है तो कैसे एक्टिवेशन होगा इसका, टीपीए इस पे कैसे काम करेगा, या क्लॉट कैसे टूटेगा, क्योंकि अगर फिब्रिन के स्ट्रैंड को तोड़ना है तो प्लाज्मिनोजन का बाइंड होना जरूरी है ना। प्लाज्मिनोजन जब उस पर बाइंड होगा, उसका एक्टिवेशन होगा, तभी तो क्लॉट टूट रहा है। ये फाइनली क्लॉट की ब्रेक जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो जब फिब्रिन है उसके साथ प्लाज्मिनोजन बाइंड ही नहीं हुआ, तो प्लाज्मिनोजन चाहे सर्कुलेशन में कहीं भी एक्टिवेट होता रहे, असर आएगा क्या, क्लॉट टूटेगा, फिब्रिन टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। तो इसका मैकेनिज्म ये है। तो सिंपल सी बात है कि जो एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड है या ट्रोनेक्समिक एसिड है, ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन या फिर प्लाज्मीन, दोनों में से कोई भी, इनके लाइसिन रेसिड्यू के साथ बाइंड हो जाता है। तो इसकी बाइंडिंग के बाद फिब्रिन से इसकी बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है,
तो अब होगा क्या, आपका फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगी। तो समझ में आ गया एप्सिलॉन अमीनो एप्रोइक एसिड और ट्रोनेक्सिमिक एसिड कैसे आपका फिब्रिनोलाइसिस को रोकते हैं, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स की तरह काम करते हैं ना। फिब्रिनोलाइटिक का यूज हमें कब करना है समझ में आ गया, जब भी हमारी आर्टरीज वगैरह में कहीं पे भी हमारा ऑक्लूजन हो रहा है, क्लॉट बन रहा है, तो वहां पे हमें फिब्रिनोलाइटिक्स देने पड़ते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना है। अब एंटी फिब्रिनोलाइटिक जो ईका और ट्रोनेक्सिमिक एसिड है ये क्यों देने हैं भाई, ये इसलिए देने हैं कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, फिब्रिनोलाइसिस ना हो, सपोज आप ये नॉर्मल माइनर सर्जरी में बेसिकली यूज होते हैं, जैसे आप टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए गए डेंटिस्ट के पास, तो टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, आप जानते हो अगर दांत को निकाला जाएगा तो ब्लीडिंग होगी, है ना, और आप वहां पे क्या चाहते हो कि आपका फिब्रिनोलाइसिस ना हो, क्लॉट फॉर्मेशन हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स देते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड या ट्रोनेक्सिमिक एसिड ऐसे केसेस में आप दे सकते हो। साथ में आपकी प्रोस्टेक्टॉमी होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे बहुत सा आपका क्या होता है, मेल में आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर वो रिमूव कर दिया ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है कैंसर हो रहा हो या कुछ भी, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो माइनर सर्जरी है वहां पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स को यूज करते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे फिब्रिनोलाइसिस का ये मैकेनिज्म काम करे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका क्लॉटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे नेचुरली तो होता ही है हमारी बॉडी में, अगर नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो तब जाके हम ड्रग्स पे आते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट फिब्रिनोलाइटिक एंड एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स ड्रग, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।